नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टडी विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं पॉलिटी क्लास 23। मैंने आपको बोला था कि आज पॉलिटी की हमारी लास्ट क्लास होगी, क्योंकि मैं आपको पॉलिटी की 22 क्लासेज करा चुका हूँ और उसमें जो UPPCS लेवल तक के जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे वो मैं सारे के सारे आपको करा चुका हूँ विद मतलब एक अच्छी व्याख्या के साथ। हमने न सिर्फ क्वेश्चन किए हैं, बल्कि हमने ये भी देखा है कि उन प्रश्नों से संबंधित जितने और भी प्रश्न बन सकते हैं उनकी व्याख्या भी हम साथ साथ करते चले हैं। तो प्रश्न जब हम PYQ या MCQ करते हैं तो उसका आंसर तो हमें मिल जाता है, लेकिन सबसे अच्छी तैयारी क्या होती है, जब उनकी हम एक बेहतर व्याख्या करते हुए चलें। क्योंकि व्याख्या से क्या होता है कि हमें ये पता रहता है कि एग्जामिनर ने अगर इस तरह का एक प्रश्न पूछा है तो हो सकता है इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बने आने वाले समय में एग्जामिनर उन्हें भी पूछ ले। तो सबसे अच्छी तैयारी कैसी होती है, जब हम MCQ को एक अच्छी व्याख्या के साथ करते हैं, एक PYQ को अच्छी व्याख्या के साथ करते हैं, तो ना हमारा सिर्फ केवल ना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बल्कि हमें यह भी पता रहता है कि इस प्रश्न से संबंधित अनेक प्रश्न और कैसे बन सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर के पहले प्रश्न की तरफ। तो मैंने आपको बोला था कि मिसलिनियस हमारा टॉपिक चल रहा है। मिसलिनियस का मतलब होता है हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सभी का मिला के एक टॉपिक बनता है जिसे मिसलिनियस कहते हैं। तो इसमें आपको हर तरह का प्रश्न देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है आपके सामने, 2 स्टेटमेंट्स हैं आर गिवन बिलो, 1F असर्शन है एंड अदर एज ए रीजन है। मतलब नीचे आपको 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से क्या है, एक कथन क्या है, कथन A है, और दूसरा क्या है, कारण, जिसे R कहा गया है। अब कह रहा है इनमें से मतलब पूछ रहा है कि कथन और कारण कहा गया है, तो पूछे इनमें से कौन सा सही उत्तर है। उत्तर सही पूछ रहा है आपको। तो कथन A क्या कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। कौन सी प्रणाली? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है अनुपात में, ठीक है। अब वो अनुपात जनसंख्या में हो सकता है, ठीक है, समाज के अंतर्गत जैसे नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है। तो ये क्या है, जब किसी समाज में आनुपातिक प्रणाली लागू होती है तो इसका सीधा मतलब होता है कि वो आपको समाज के निचले तबके, जो निचले तबके होते हैं, उनको भी अपना क्या कहते विकास करने का एक मौका देती है राजनीति के माध्यम से, कि आप आइए समाज में अपनी प्रतिष्ठा समस्याओं को रखकर चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने के पश्चात पार्टी मतलब आप राजनीति में प्रवेश करिए और अपने समाज के लिए कोई भी अच्छा काम करिए, उनका उत्थान के लिए कोई भी काम करिए। तो आनुपातिक प्रणाली क्या होती है, अनुपात में, जैसे क्या है, किसी स्टेट में अगर ज़्यादा जनसंख्या है तो जनसंख्या के आधार पर क्या है, सीटों का क्या होता है, वितरण होता है संसद या विधानसभा में। फिर सीटों की संख्या के आधार पर ही क्या होता है कि आपकी मतलब कास्ट के आधार पर, जैसे SC के लिए, ST के लिए कितनी सीटें हैं, जितनी ज़्यादा ST मतलब जनसंख्या होगी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सीटें भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती हैं। तो आनुपातिक का मतलब अनुपात के आधार पर आपको क्या देती है, विकास का एक मौका देती है। तो वही वो कह रहा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों को, ठीक है, किसको, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। तो पहला क्या है हमारा, सही है। कह रहा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली समूहों जैसे नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, अपने अपने हितों के आधार पर और विचारधारा के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व दिलाती है। तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, A तथा R दोनों सही है, R A की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2, द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज। यहाँ पावर या राइट्स भी लिख लेना, ठीक है। संवैधानिकेतर अधिकार का अर्थ है, संवैधानिकेतर अधिकार का अर्थ है, पूछ रहा है। पहले देखिए 2 शब्द समझिए, संवैधानिक और संवैधानेतर। कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। संवैधानिक का मतलब होता है जिसका प्रावधान संविधान में किया गया है, ठीक है, जिसका प्रावधान कहाँ किया गया है, संविधान में। संवैधानितर का मतलब क्या है, कानून रूप से तो वो है, वो नियम लागू होता है, कानून लागू होता है, लेकिन उसका प्रावधान
संविधान में नहीं किया गया, संविधान से इतर अर्थात संविधान से बाहर की चीज है वो, ठीक है। तो ऐसे प्रावधान जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है उनको बोला जाता है संवैधानिक प्रावधान, और ऐसे प्रावधान जो कानून रूप से तो मान्य हैं लेकिन उनका प्रावधान क्या है, उनका उल्लेख संविधान में न किया गया, तो उनको क्या बोलेंगे, संविधान इतर अर्थात संविधान से इतर, संविधान से बाहर की चीजें हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं। वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, वह व्यक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वह अधिकार जिसमें, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वह अधिकार जिसमें आपात की घोषणा होने पर राज्य की समझ शक्ति निहित हो। तो देखिए संविधान इतर मतलब संविधान के इतर अर्थात ऐसी शक्ति या अधिकार जिसमें क्या है, जो संविधान के सम्मत नहीं है अर्थात जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? कौन सा असंगठित अधिनियम? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड इन। तो असंगठित श्रमिक सुरक्षा अधिनियम कह रहा कब पारित हुआ था? तो पारित हुआ था 2008 से, ठीक है, 2008 से। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? विच इज सुप्रीम इन द इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था में पूछ रहा है कौन सर्वोच्च है अर्थात सुप्रीम कौन है, ठीक है, सबसे ऊंचा कौन है। तो देखो पूछे सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंचा है, या संविधान सबसे ऊंचा है, संसद सबसे ऊंची है, कार्यपालिका सबसे ऊंची है, धर्म सबसे ऊंचा, कुछ भी पूछता है। पर ध्यान रखना कोई देश किससे चलता है? नियम कानूनों, नियम कानून किससे चलता है? नियम या कानूनों से। नियम कानूनों से क्या चलता है? कोई देश चलता है, देश की शासन व्यवस्था, देश की शासन व्यवस्था, देश की शासन व्यवस्था कैसे चलती है? नियम कानूनों को, और नियम कानूनों की संहिता क्या कहलाती है? संविधान कहलाती है, ठीक है, संविधान कहलाता है। अर्थात देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम कानून दिए गए हैं वो कहाँ दिए गए हैं? संविधान को दिए गए हैं। अर्थात संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही कार्यपालिका, विधायिका और तीसरी क्या है? न्यायपालिका। इन तीनों को कहाँ से शक्ति प्राप्त होती हैं? तो वो संविधान से प्राप्त होती है। अर्थात इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी मनमानी से देश की शासन व्यवस्था में उतार या चढ़ाव कर सके, कोई नियम कानून जोड़ सके। ये सारी की सारी कहाँ से सीमित होते हैं, कहाँ से इनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो ये संविधान से सीमित हैं। अर्थात ये ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसलिए भारत में कौन सर्वोच्च है? भारत में ही क्या, जहाँ भी संसदीय शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक अर्थात कानून का शासन चलता है वहाँ पर सर्वोच्च कौन होता है? तो वहाँ का संविधान होता है, क्योंकि संविधान ही आपको बताता है कि देश की शासन व्यवस्था को किस प्रकार से आगे लेकर जाना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देश के जो 3 पिलर होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों से ही देश चलती है, देश चलता है, और इन तीनों को ही शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो संसद से प्राप्त होती हैं। तो 4th का आंसर क्या हो जाएगा? सी। द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, ठीक है। ये क्या है? आइडिया ऑफ पुस्तक लेखक के आइडिया ऑफ पुस्तक आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस पुस्तक के कौन थे? लेखक हैं ये, ठीक है। अब इनकी क्या विशेषताएं थोड़ा देखते हैं। देखो 1998 1998 में इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या पाया? तो नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें।
कब? 1998 में। उसके एक साल बाद 1999 में 99 में इन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। किससे? भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो अमर्त्य सेन जिन्होंने द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखी थी, इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 1999 में भारत सरकार ने इसे क्या दिया? इन्होंने क्या दिया था? तो भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। तो ये इनके लिए एक गौरव का पल था। किसके लिए? अमर्त्य सेन के लिए। अर्थशास्त्री थे। द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द महात्मा गांधी के लेखक कौन थे? द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक थे GN धवन, गोपीनाथ धवन। क्या नाम था इनका? गोपीनाथ धवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द नेहरूज मोतीलाल एवं जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं BR नंदा। कौन? BR नंदा। 7 का क्या हो जाएगा? BR नंदा। कभी पूछे आपसे द नेहरूज का मतलब हो गया दो नेहरू, एक मोतीलाल नेहरू और दूसरा उनके पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू। तो उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी BR नंदा ने, द नेहरूज, ठीक है। मोतीलाल एवं जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो BR नंदा। क्वेश्चन नंबर 8, सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है नरेंद्र देव। कौन? नरेंद्र देव। 8 का क्या हो जाएगा? C। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? कौन सा खाद्य निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में, 1954 में कौन सा नियम? तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। अर्थात इसके द्वारा जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिलावट को रोकने के लिए क्या किया गया था? ये नियम पारित किया गया था, ताकि लोगों के स्वास्थ्य को हानिकारक नुकसान, मतलब कुछ हानि पहुंचे, ऐसे नुकसान न पहुंचे जो सेहत के लिए हानिकारक हो, कुछ ऐसा पदार्थ ना मिलाया जाए, ठीक है। तो 9th का क्या हो जाएगा? B। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1966 से 1971 तक, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम क्या बनी थी? गठबंधन सरकारें बनी थी। तो देखो, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार या पंजाब में। तो देखो 1967 से 1971 तक जहां पर सबसे अधिक गठबंधन की सरकारें स्थापित हुई थी, तो वो राज्य कौन सा था? वो था बिहार, ठीक है, बिहार। तो आंसर क्या हो जाएगा? C। 10th का आंसर क्या हो जाएगा? C। क्वेश्चन नंबर 11, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश। देखो क्या है, ये उच्च या उच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा था। तो मतलब चाहे वो उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, ये एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने क्या किया था? अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने रखा था। एकमात्र पहले थे, उनके बाद जो भी हों, पर उस समय तक पहले थे, ठीक है। तो ये कौन थे? न्यायमूर्ति के कन्नन। ये किसके थे? तो ये पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, कभी आपसे पूछने लगता है कि उच्च या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिन्होंने जनता के समक्ष सबसे पहले अपनी परिसंपत्ति को रखा था, तो वो थे न्यायमूर्ति के कन्नन। किस न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो ये पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। किसके? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? 11th का C। ध्यान रखना नाम के कन्नन। क्या नाम था? के
कन्नन, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं जब कोई काम पहली बार होता है। और यहाँ पे भी क्या है, प्रथम ऐसे न्यायाधीश थे। कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है, देखिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या थी ये? देखो ये एक ऐसा संगठन है जो लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। किसका? लोगों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा संगठन जो लोगों के मानव अधिकारों की सुरक्षा करता है। मानव अधिकारों की क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या है? ऐसा संगठन है। कहाँ है इसका मुख्यालय? तो लंदन में है। ठीक है, लंदन में कहाँ है इसका मुख्यालय है। कैसा संगठन है? जो मानव अधिकारों की सुरक्षा करता है, और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 28 मई 1961 में। ठीक है, तो कभी पूछिए आपसे कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा मतलब एक तरह से ऐसी संस्था है या जो मानव अधिकारों की सुरक्षा के का दायित्व निर्वहन करती है, तो वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, मतलब शुरुआत जो हुई थी, वो 28 मई 1961 से हुई थी। किसकी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की। तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? लंदन में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसकी स्थापना और क्या पूछ रहा है? मुख्यालय। इसका मुख्यालय है हैग। कहाँ पर है? हैग, नीदरलैंड के एक शहर है नीदरलैंड का, हैग। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1946 को। कब हुई थी? 18 अप्रैल 1946। 1946, 18 अप्रैल और 1946, तो 18 अप्रैल 1966 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय है हैग। नीदरलैंड क्या है? एक देश है, उसका एक प्रमुख शहर है हैग। तो वहीं पे क्या है इसका मुख्यालय है? किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है पूछे आपसे, तो ये है नीदरलैंड के हैग में है। ठीक है, 18 अप्रैल 1986 की क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापना 18 अप्रैल 1946 को। मुख्यालय हैग। नीदरलैंड। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें 15 क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश। क्या न्यायाधीश होते हैं इसमें? कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं। इन 15 न्याय जिनका कार्यकाल क्या होता है? 9 वर्ष। ठीक है, कार्यकाल क्या होता है इनका? 9 वर्ष का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 18 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम क्या है? जब दो देशों के बीच में कोई ऐसा विवाद होता है तो उसको सुलझाने का काम कौन करता है? दो या दो से अधिक देशों के बीच में, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 को हुई थी। मुख्यालय इसका नीदरलैंड का एक प्रमुख शहर है, वहाँ पर है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं इसमें? 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का। ठीक है,
टेन्योर कितना होता है, तो 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, कभी पूछे आपसे तो देखो भारत के और भी न्यायाधीश हैं, पर जैसे डॉक्टर नागेंद्र सिंह और RS पाठक, कौन, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, RS पाठक, ये भारत के ऐसे 2 न्यायाधीश थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 14 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? किसके उदय का? क्षेत्रवाद। ठीक है, असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व। पहले देखो क्षेत्रवाद समझने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रवाद का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष से होता है। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष के अंतर्गत भी जाओगे तो सबसे पहले आता है देश, मतलब मैं भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ। ठीक है, अब देश के अंतर्गत देखोगे तो एक क्षेत्र के अंतर्गत जाओगे तो सारे राज्य ही अपने आप में क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जब आप एक बड़े लेवल पे बात करोगे तो हर राज्य क्या है, अपने आप में एक क्षेत्र है। पर जब राज्यों के अंतर्गत भी देखोगे तो जैसे राजस्थान में जयपुर है, जोधपुर है, हरियाणा में पलवल, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश में जैसे नोएडा है, गाजियाबाद, ठीक है, अलीगढ़, मथुरा। मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखो जैसे भोपाल हो गया। तो ये क्या है, राज्य के अंतर्गत भी अपने आप में क्या है, एक क्षेत्र है। अब क्षेत्र जैसे मानो डिस्ट्रिक्ट है, अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक क्षेत्र होता है। तो जब क्या हो कि किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के अंदर मतलब जैसे सरकार कोई कानून बनाती है, नियम कानून बनाती है, उनका लाभ उनके सरकार द्वारा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लाभ उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाते, तो लोगों को क्या लगता है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, पक्षपात करती है। ठीक है, उनका विकास न होना, उनको शिक्षा के पर्याप्त अवसर न मिलना, उनके रोजगार को पर्याप्त अवसर न मिलना। तो ये क्या करते हैं, लोगों के अंदर क्या है, सरकार के प्रति, देश के प्रति, एक अपने राज्य के प्रति, राज्य के लोगों के प्रति क्या बढ़ता है, एक घृणा की भावना, एक मतलब भय का माहौल पैदा करता है कि ये लोग मेरे अपने नहीं है, ये हमारे हितों के क्या, हमारे हितों का शोषण करते हैं। तो उन लोगों के बीच में क्या होता है, क्षेत्रवाद पैदा होता है। तो क्षेत्रवाद के उदय के सबसे बड़े कारण में देखोगे, आप देखो तो वहाँ पे क्या है, जैसे बेरोजगारी की दर ज़्यादा उच्च होती है, अशिक्षा का स्तर भी बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, विकास के साधन बहुत निम्न होते हैं या होते ही नहीं हैं। तो इन लोगों में क्या होता है, सरकार या देश के प्रति क्या होता है, एक विरोध की भावना पैदा होती है, और ये क्या करते हैं, फिर शस्त्र अस्त्र जैसे उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे छत्तीसगढ़ में जाकर देखोगे तो नक्सली एरिया क्या है, वो भी क्षेत्रवाद का ही एक कारण है। तो इनमें क्या होता है, जैसे असंतुलित विकास, तो ये भी एक क्षेत्रवाद का कारण है कि आप जब वो पूरी दुनिया को देखते हैं और दुनिया के अंतर्गत अपने देश को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सारी जगह तो विकास है पर हमारे क्षेत्र में विकास नहीं है, तो ये एक कारण हो गया। फिर सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, ये भी दूसरा कारण है। राजनीतिक वर्चस्व, ये भी कारण है। और उपरोक्त सभी, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं क्षेत्रवाद को पनपने के। ठीक है, तो उनमें से क्या हो जाएगा 15 का डी। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है, कौन रखता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का वित्त सचिव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने आपको प्रश्न कराया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या करता है, संघ मतलब केंद्र के साथ साथ राज्य के लेखा जोखा पर भी नियंत्रण रखता है। ठीक है, नियंत्रण रखता है।
राज्य के लेखा जोखा पर भी नियंत्रण रखता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ना राज्यपाल ना मुख्यमंत्री, राज्य का वित्त सचिव कौन रखता है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। मैंने आपको बताया था कि केंद्र के जो जितने खर्च, केंद्र मतलब नियंत्रण महालेखा परीक्षक का क्या है कि जो पब्लिक पर्स होता है, लोक बटुआ होता है, जनता का जहाँ पैसा इकट्ठा होता है और वहाँ से सरकारें खर्च करती हैं, तो उस पर देखभाल करता है कि जनता द्वारा, जनता का जो टैक्स है, जनता का जो पैसा है, वो उन्हीं योजनाओं परियोजनाओं पर खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, और खर्च होने के साथ साथ क्या सही दिशा में खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब लेखा जोखा कौन करता है, केंद्र के साथ साथ राज्य का भी यही कौन करता है, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक में शामिल नहीं है। ठीक है, कर से संबंधित प्रावधान, उधार लेने से संबंधित प्रावधान, संचित निधि व आकस्मिक निधि से संबंधित प्रावधान, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित प्रावधान। तो देखो कौन सा शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं है, क्योंकि जुर्माना या अर्थदंड, जैसे मानो आप बाइक लेकर जा रहे हो या गाड़ी लेकर जा रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हेलमेट आपने नहीं लगा रखा है, तो आपको क्या होता है, कुछ जुर्माना लगता है, ठीक है, तो वो जुर्माना आपको भरना पड़ता है। तो वो जुर्माना धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता, वो आईपीसी और जो हमारा बीएनएस की धारा है उसके अंतर्गत आपको जुर्माना दिए जाते हैं। तो ये क्या है, अर्थदंड या जुर्माना धन विधेयक से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई थी। वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्गेनाइटेड। ठीक है, तो कह रहा है ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे पहले क्या हुई थी, लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्सेप्ट क्या बिल्डअप हुआ था। तो वो कौन सा राज्य देश था, तो अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने संविधान की अवधारणा को अपनाया और एक लिखित संविधान का प्रावधान किया था। तो कौन सा देश हो जाएगा, तो सबसे पहले दुनिया का लिखित संविधान किसने लिखा था, किसने दिया था दुनिया को, तो वो दिया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कठोर संविधान वह है जिसमें संशोधन नहीं होता है, विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है, बहुमत द्वारा होता है या साधारण प्रक्रिया द्वारा होता है। देखो संविधान के अंतर्गत जाओगे तो आपको मिलेगा कठोर संविधान, फिर मिलेगा लचीला, और फिर मिलेगा दोनों का मिश्रण, कठोर एवं लचीला, कठोर एवं लचीला। ठीक है, इन दोनों का कठोर एवं लचीला का मिश्रण। कठोर संविधान का मतलब है जिसमें संशोधन करना बड़ा टफ होता है। तो ऐसा संविधान किसका है, तो यूएसए का। ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना बड़ा आसान हो वो होता है ब्रिटेन का। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय क्या होती है, संप्रभु होती है। और कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रण कहाँ मिलेगा आपको, तो भारत में देखने को। ठीक है, अब देखो यूएसए, ब्रिटेन और भारत। अब कह रहा है कि कठोर संविधान वह है जिसमें, अब इस पे जाओ, विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है, बहुमत द्वारा होता है, साधारण प्रक्रिया द्वारा तो होता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो 19 एक ऐसा जो विशेष प्रक्रिया द्वारा होगा, मतलब इसमें आप कोई भी संशोधन बड़ी आसानी से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है हर एक संविधान संशोधन। क्यों, क्योंकि यूएसए का संविधान क्या है, कठोर संविधान है। ठीक है, वहाँ पर संशोधन करना आसान नहीं होता, वहाँ पर अगर आप कोई भी संशोधन करोगे तो उसके लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो उसके संविधान में दी गई है। इसलिए कभी पूछे आपसे कठोर संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, तो वो यूएसए है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लचीले संविधान का ब्रिटेन, कठोर एवं लचीले का मिश्रण कौन सा देश मिलता है, तो वो भारत में मिलता है। ठीक है, क्योंकि भारत में आप संविधान संशोधन देखोगे तो साधारण बहुमत द्वारा भी होता है, साधारण प्रक्रिया से, और विशेष प्रक्रिया से भी होता है। खैर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, पूछा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को।
कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटरेस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को, राज्य के नाम में परिवर्तन, सामने दे रखा राज्य विधानसभा की शक्ति, नए राज्यों का निर्माण, संसद की शक्ति, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को। देखो इसमें पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? बी, राज्य के नाम में परिवर्तन। अब देखो क्यों नहीं है। संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद राज्य के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? तो वो संसद के पास है, न कि राज्य की विधानसभा की शक्ति। किसकी है? संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत के राज्यों के नामों में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत की संसद के पास है। तो 21 का क्या हो जाएगा? बी। भारतीय संविधान कैसा है? अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब संविधान कैसे होते हैं? कठोर, लचीला और दोनों का मिश्रण। दोनों का मिश्रण। मिश्रण का मतलब होता है न तो कठोर है न लचीला है, या अंशतः कठोर अंशतः लचीला। कठोर संविधान के अंतर्गत मैंने बताया था उदाहरण सबसे अच्छा यूएसए, लचीला के अंतर्गत ब्रिटेन, और दोनों के मिश्रण के अंतर्गत सबसे उदाहरण कहाँ मिलता है आपको? भारत में। क्यों? क्योंकि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के किस संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने के लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ब्रिटेन के संविधान में संसदीय संप्रभु है, इसका मतलब वहाँ पे जो संसद है वो किसी भी संविधान में संशोधन कर सकती है। और भारत में क्या है कि दोनों का मिश्रण है। भारत संविधान में जो प्रावधान है उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें साधारण प्रक्रिया द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है, और कुछ ऐसे हैं जिनके लिए आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो दोनों का मिश्रण है। ये प्रश्न आया था, इस प्रश्न के बारे में थोड़ा बता दूं। यूपीपीसीएस 2012 में है। ठीक है, इसका यूपीपीसीएस ने आयोग ने बताया आंसर नहीं कठोर नहीं लचीला। पर देखो ये आंसर भी ठीक है, क्योंकि कठोर यूएसए का है, लचीला ब्रिटेन। अब ये दोनों देखोगे, नहीं कठोर नहीं लचीला का मतलब क्या है? ना तो वो पूरी तरह से कठोर है ना वो पूरी तरह से लचीला है। इसका मतलब क्या? अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो ये और दोनों ऑप्शन कैसे हैं? एक ही हैं। आप देखोगे आपको इनके ऑप्शंस में देखोगे तो शब्दों में अलग है, पर ऑप्शन दोनों एक ही हैं। आयोग ने इसका उत्तर सी माना है, लेकिन इसका अगर कभी सी न होकर डी भी आता है तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर डी भी सही होगा। क्यों? आप देखो, नहीं कठोर है नहीं लचीला है। जब कोई चीज़ पूरी तरह से कठोर नहीं है, ठीक है, और पूरी तरह से लचीली नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये थोड़ी कठोर है थोड़ी लचीली है, तो अंशतः बोल देते हैं अंशतः। और ऐसी लचीली में न ही पूरी तरह से कठोर है ना, तो इसको भी क्या बोलते हैं? अंशतः। तो मतलब थोड़ी कठोर है थोड़ी लचीली है, तो वो नहीं कठोर है नहीं लचीली। कहने में क्या लग रहा है? एक जैसा है। तो आंसर 22 का सी। कौन सा कथन है जो गलत है? भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है। कैसी? संप्रभु। ठीक है, सॉवरेन बॉडी। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है, ये मैंने आपको बताया था। इसके निर्वाचन मंडल में आप देखोगे तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और राज्य विधानसभा के सदस्य। ठीक है, तो ये क्या है? इसके निर्वाचक मंडल में सामान्य रूप से क्या भाग लेते हैं, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य भी शामिल होते हैं। मैंने आपको डिटेल में राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बताया था। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित हैं, ये भी ठीक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व कहते हैं 36 से लेके अनुच्छेद
36 से लेके 51 तक। फिर कह रहा है स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 में निहित है, ये भी ठीक है। अब देखिए, भारत की संसद संप्रभु संस्था है, संप्रभु संस्था, सॉवरन बॉडी। ये बात सही है कि भारत की संसद संप्रभु संस्था है, इसका मतलब है कि वो अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगर उसके किसी निर्णय से देश का कोई अहित नहीं हो रहा है, न्यायपालिका का कोई अहित नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे निर्णय स्वयं ले सकती है। पर संप्रभु का अर्थ कैसा है कि ये ऐसे कोई निर्णय नहीं ले सकती जो देश के हित में ना हो, ठीक है, और देश के विकास में बाधा डालते हों। ये अपनी मनमानी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? संप्रभु क्यों नहीं है ये, पूरे तरह संप्रभु क्यों नहीं है? क्योंकि ये संविधान से सीमित है, क्योंकि ये संविधान द्वारा संचालित होती है, संविधान द्वारा संचालित होती है। अर्थात इसके ऊपर भी कुछ है जो संविधान है, अर्थात ये वही नियम कानून बना सकती है, उसी प्रक्रिया से देश में कानून बनाने की प्रक्रिया का पालन करेगी जो संविधान द्वारा दी गई है। अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से तानाशाही हो जाए। इस पर क्या है, अंकुश लगाने के लिए संविधान बैठा हुआ है, संविधान जैसा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 43 का ए। ट्वेंटी 24, भारत में निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? निम्नलिखित में से कौन है जो भारत में संप्रभु है? ठीक है, तो देखो, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या हम भारत के लोग। जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे, प्रियम्बल पढ़ोगे संविधान पढ़ने के, तो उसमें सबसे पहले आता है, जो शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो कौन बनाना चाहता है? हम भारत के लोग। इसलिए क्या है, देश जो चलता है किससे चलता है? वो भारत के लोगों से चलता है। भारत के लोग न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन सब से भी क्या है, जो पूरी संप्रभुता है वो भारत के लोगों में है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों ही संस्थाएं देश कल्याण के उद्देश्य से काम करती हैं, भारत के लोगों के कल्याण के उद्देश्य से काम करती हैं। तो भारत की वास्तविक रूप से शक्ति किस में निहित है? तो वो हम भारत के लोगों में निहित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारत किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? कब तक? अभी तक नहीं हुआ है। देखो, अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत देखोगे तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। किसकी? राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ लेता है? तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है, राष्ट्रीय आपातकाल। इसी तरह से 56 में क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता। इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट लॉ, अर्थात राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब देखो, इसको समझते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति है, चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित हो जाता है, हो जाने के बाद क्या होता है? उसको शपथ दिलाई जाती है। तो उसको शपथ संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत दिलाई जाती है। फिर देश में कभी ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे युद्ध हो, बाह्य आक्रमण होने वाला हो, या देश में क्या है, अंदर ही सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति हो, तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 352 के अंतर्गत क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। पर कभी जैसे क्या है, केंद्र कुछ ऐसे, मतलब क्या होता है, राज्य हैं भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 28 राज्य अगर संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत शासन व्यवस्था चलाने में कभी कभी क्या चूक हो जाती है उनसे, या फेल हो जाते हैं, तो केंद्र को ऐसी शक्ति होती है कि वो राष्ट्रपति से कह के संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर वहाँ पे क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, अर्थात प्रेसिडेंट लॉ लगा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन संविधान, हालांकि राष्ट्रपति शासन जैसे संविधान में कुछ नहीं है, संविधान में क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता, लेकिन आम बोलचाल में कैसे बोल देते हैं इसको? संवैधानिक शासन, वो राष्ट्रपति शासन।
तो 356 के अंतर्गत क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रावधान। फिर अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। देश में ऐसी अवस्था आ जाए कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े तो किससे लगाया जाएगा, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। लेकिन सौभाग्यवश भारत के अंतर्गत आज तक 360 का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसी नेशनल इमरजेंसी कभी नहीं लगानी पड़ी जो वित्त के कारण, वित्त की कमी के कारण, धन की कमी के कारण लगाई हो। तो वो क्या है, 360। तो भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया, अर्थात 360 का प्रयोग कभी नहीं हुआ है। आरक्षण ने अपना संवैधानिक उद्देश्य खो दिया है। सभी वर्गों द्वारा आरक्षण की मांग, सभी को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, आरक्षण ने क्या किया है, अपना संवैधानिक उद्देश्य खो दिया है। जब संविधान बना तो उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्यों किया गया था, निचले तबके के लोग, निचले वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए, कल्याण हेतु। ठीक है, अब निचले वर्ग के लोग कौन थे, जैसे SC ST OBC, इस तरह के लोगों को निचले वर्ग का लोग माना गया, जो जाति के आधार पर, आरक्षण की व्यवस्था किस आधार पर की गई है, तो जाति के आधार पर। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, इसको अन्यथा मत लेना, जब आप क्लास देखो समझने की कोशिश करना। जैसे ST ले लिया, एक तरफ ST ले लिया, एक तरफ OBC ले लिया। अब इन तीनों को ही क्या हो रहा है, आरक्षण का प्रावधान दिया जा रहा है, आरक्षण की सुविधा इन तीनों वर्गों को दी जा रही है। सपोज इसमें किसी A B C और D, मैंने 4 फैमिली ले ली, तीनों के लिए। इसमें से इस फैमिली के अंतर्गत मान के चलो, जैसे ये एक वर्ग है और किसी एक इंसान की क्या लग गई, सरकारी नौकरी लग गई। ठीक है, सरकारी नौकरी लग गई इसमें से। अब SC वर्ग के अंतर्गत 4 फैमिली हैं, अभी इनमें से किसी की नौकरी नहीं लगी, B C D में से किसी की नौकरी नहीं लगी। मान के सपोज दैट इसमें अभी 4 मेंबर हैं, इसमें अभी 4 मेंबर हैं, इसमें अभी 4 मेंबर हैं, इसमें भी 4 मेंबर, समझाने के लिए कह रहा हूँ, देखना। अब क्या हुआ, इसमें से एक की सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी लगते ही इनकी जो A है, A फैमिली का क्या हुआ, फाइनेंशियल स्थिति इन तीनों से क्या हो गई, बेहतर हो गई। ठीक है, ये आज भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पर इनके यहाँ एक की सरकारी नौकरी लगते ही फाइनेंशियल जो स्थिति थी, जो इनकी सिचुएशन थी, वो क्या हो गई, बेहतर हो गई। सपोज नेक्स्ट ईयर किसी के यहाँ से बी की नौकरी भी लग जाती, B के यहाँ से नौकरी लग जाती है, सरकारी नौकरी। अब इन दोनों की फाइनेंशियल स्थिति A और B की C और D से बेहतर है। अब फिर से समझना, अब क्या दिक्कत है, सरकारी नौकरी, जैसे मानो पुलिस की नौकरी निकली और उसमें 20 वैकेंसी थी, 20 के अंतर्गत जनरल के लिए 10 थी और बाकी 10 देखोगे तो SC ST और OBC के लिए, जिसमें से SC के लिए थी 3 सीटें। ठीक है, मान के चलो SC के लिए 3 सीटें थी। अब 3 सीटें हैं, अब आप समझने की कोशिश करना, इन 3 सीटों पे A B C D ये चारों ही फैमिली फिर से लड़ेंगे, मतलब जॉब के लिए अप्लाई करेंगी। क्यों, जब एक ही नौकरी लग गई है तो A के बच्चे भी तो होंगे, बड़े होकर वो क्या करेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे सरकारी नौकरी के लिए। इस बात की ज़्यादा संभावना है कि इन दोनों की फैमिली के मुकाबले, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल स्थिति इन दोनों से C और D से बेहतर है, तो इनके बच्चों को जो एजुकेशन है हो सकता है इनसे ज़्यादा अच्छी हो। और फिर से अब समझना मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से जब भी वैकेंसी सरकारी नौकरी के अंतर्गत इनके बच्चे फिर से बैठेंगे तो क्या होगा, A और B के बच्चे क्या करेंगे, फिर से सरकारी नौकरी ले लेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल स्थिति फिर से उनसे अच्छी है। फाइनेंशियल स्थिति भी कई बार आपके एजुकेशन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब आपको सारी सुविधाएं मिल रही होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा गरीब के बच्चे भी, रिक्शा वाले के बच्चे भी पढ़ते हैं, पर ज़्यादा संभावना रहती है कि जिसके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त साधन हो उनको पढ़ने का अच्छा बेहतर मौका मिलता है। तो A और B क्योंकि इनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या होगी, अच्छी हो गई है, तो आज भी जब भी सरकारी नौकरी के अंतर्गत इनके लिए वैकेंसी निकलेंगी तो ज़्यादा संभावना होगी कि उसमें A और B फिर से क्या पाएं,
नौकरी पा जाएं, और सी और डी जहां पर 100 साल पहले थे या 40 साल 20 साल पहले थे वो आज भी वहीं हो। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति आज भी मेहनत मजदूरी वाली है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसी के लिए क्या कर रहा है कि संविधान ने जिस उद्देश्य से लिए, उद्देश्य का मतलब क्या था, अगर एससी के अंदर ए बी सी डी 10 15 20 50 100 फैमिली हैं तो उन सभी का उत्थान होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि शुरू में जिनका हो गया उनका उत्थान आज तक ही होता जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या रिव्यू की जरूरत है, फिर से क्या संशोधन की जरूरत है, ताकि अगर इनकी फैमिली मान के चलो इनकी सालाना इनकम बढ़ गई है तो अब इनको आरक्षण से निकाल के या कम आरक्षण देके, आरक्षण के असली हकदार कौन है? सी और डी की फैमिली असली हकदार है। क्यों? क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य क्या है? समाज का कल्याण करना, समाज के निचले वर्गों का कल्याण करना। जब इनका कल्याण हो गया है तो अब कल्याण करने की किसकी बारी है? सी और डी की। तो यही क्या है, आरक्षण ने अपना उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य जो है वो खो दिया है। इस पर क्या करना चाहिए? रिव्यू करना चाहिए, फिर से क्या इसकी मंत्रणा करना चाहिए, समिति को बिठाना चाहिए, ताकि जो आरक्षण के वास्तविक हकदार हैं आरक्षण उन तक भी पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा? सी। ए सही है और आर गलत है। कह रहा निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंतराय मेहता, संपूर्ण क्रांति टोटल रेवोल्यूशन चंद्रशेखर, दलविहीन लोकतंत्र पार्टीलेस डेमोक्रेसी, अनुशासन पर विनोबा भावे। तो देखो इसमें जो सही है ना वो है संपूर्ण क्रांति। जो टोटल क्रांति जिनके शासन में हुई उनको बोलते जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयपी नारायण। ठीक है, तो ये क्या चंद्रशेखर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा 27 का? डी। क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67 ख 94 90। ठीक है, एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ उसके प्रावधान दे रखे हैं। तो अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ए का दूसरा कहाँ कहाँ पर है? ए का दूसरा ए में है और सी में है, इसका मतलब बी और डी ऑप्शन हमारे कट जाते हैं। अनुच्छेद 67 का ख, ठीक है, तो ये क्या है? 67 का ख, उपराष्ट्रपति को हटाना। अब चलते हैं बी का तीसरा कहाँ पे है? बी का तीसरा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। 94, तो 94 क्या है? स्पीकर को हटाना। ठीक है, किसको? स्पीकर को हटाना। और 90 किसको? राज्यसभा के सभापति को हटाना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 28 का सी हो जाएगा। अब समझिए, जैसे राष्ट्रपति चुनकर आता, मतलब निर्वाचक मंडल द्वारा उसका चयन होता है, निर्वाचित होता है वो, उसके बाद जैसे अब निर्वाचित हो गया, लेकिन कभी राष्ट्रपति को उससे पद कार्यकाल पूरा होने से पहले उस पर हटाया जाता है, तो एक महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो राष्ट्रपति पर 61, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। इसी तरह उपराष्ट्रपति को कब हटाया जाता है? अनुच्छेद 67 ख के अंतर्गत। इसी तरह से लोकसभा के स्पीकर को तो 94 के अंतर्गत, और राज्यसभा के उपसभापति को कब हटाया जाता है? तो वो 90 के अंतर्गत। ठीक है, स्पीकर को हटाया जाता है 94 के अंतर्गत, राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाता है अनुच्छेद 90 के अंतर्गत। तो आंसर क्या हो जाएगा 28 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ठीक है, देखिए दो प्रकार की शासन प्रणाली मिलती हैं, कौन कौन सी? एक संसदीय और दूसरी है अध्यक्षात्मक। ठीक है, इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में। अब देखो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या है और अध्यक्ष, इसमें क्या है? शक्ति का वास्तविक केंद्र होता है प्रधानमंत्री। इसमें शक्ति का वास्तविक केंद्र होता है वहां का राष्ट्रपति। इसका उदाहरण मिलता है आपको देखने को भारत में, इसका उदाहरण मिलता है आपको अमेरिका में। ठीक है, जैसे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ पर नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? तो कौन सी है? कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? तो वहाँ का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो 29 का क्या विशेषता है? अच्छा, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो ऊपर के सभी सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। क्यों? फिर से मैं बता दूं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? जैसे क्या है हमारे यहाँ, क्या है संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा का चुनाव होता है। तो लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत जो चुने जाते हैं व्यक्ति,
सांसद, उन्हीं में से क्या किया, मंत्रिपरिषद का चयन किया जाता है। या तो वो सांसद लोकसभा का होगा या राज्यसभा का होगा और मंत्री बन जाता है। पर यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का स्वयं गठन करता है। तो राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का स्वयं गठन करता है, वो चाहे तो बाहर से भी किसी सदस्य को ला सकता है। फिर राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये बात वहाँ पर होती है, जो वहाँ की जो संसद होती है राष्ट्रपति उसे भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, व्यवस्थापकों का कार्यकारिणी का प्रमुख जैसे भारत में क्या है, तो प्रधानमंत्री है, तो वहाँ पे कौन होगा, तो वहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम लगाइए। कालानुक्रम जैसे 1987 को गोवा की स्थापना हुई थी, तेलंगाना की 2014 में, झारखंड 2000 में, हरियाणा 1966 में। अब इनको लगा लीजिए। सबसे पहले कौन आएगा, हरियाणा। तो फोर्थ कहाँ पर है, तो ए कट गया और सी कट गया। ए के बाद डी, फोर्थ के बाद कौन सा आएगा, तो गोवा 1987। तो फोर्थ मतलब 4-1-3-2, 4-1-3-2 किधर है, 4-4-1-3-2 बी में है। तो 30 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 31, किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी संघ कहा था। कैसा संघ कहा था, सौदेबाजी वाला संघ, बारगेनिंग फेडरलिज्म। तो देखिए इसके लिए मैं आपको फिर से कुछ लिखता हूँ। जैसे कुछ थे इन्होंने, मॉरिस पहले थे मॉरिस जोन्स। ठीक है, इन्होंने भारतीय संघ को क्या कहा था, तो सौदेबाजी वाला संघ, सौदेबाजी वाला संघ। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा कौन था, फिर ग्रैनविल ऑस्टिन ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, सहकारी संघवाद। भारतीय संघवाद को क्या कहा था, सहकारी संघवाद। तीसरा था केसी वेयर ने क्या कहा था, अर्धसंघीय संघवाद। ठीक है, चौथे थे आइवर जेनिंग्स। इन्होंने क्या कहा भारतीय संघ को, तो मजबूत केंद्र वाला संघवाद। ठीक है, तो ये चार हैं। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं कि मॉरिस जॉनसन, जैसे प्रश्न क्या है, किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी वाला संघ कहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं। तो कभी पूछे निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी वाला संघ कहा था, तो किसने कहा था, मॉरिस जॉनसन ने। ठीक है, मॉरिस जॉनसन ने। किसने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद कहा था, तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ग्रेन मतलब अनाज होता है, अनाज की देखरेख के लिए सहकारी, तो इससे याद रखना, ग्रेन और सहकारी से थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। फिर केसी वेयर में क्या है, आधा आ रहा है ये, तो यहाँ पे क्या अर्ध है, तो अर्धसंघी संघवाद किसने कहा था, केसी वेयर ने, ऐसे याद रख लेना। आइवर जेनिंग्स, आई मतलब आंखें मजबूत होती हैं तो दुनिया अच्छी दिखती है, तो आइवर जेनिंग्स का मतलब मजबूत केंद्र वाला संघवाद। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आपको मॉरिस जॉन्स अर्थात बारगेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा था, तो वो कहा था मॉरिस जॉन्स ने। ठीक है, क्वासी फेडरल केसी वेयर ने। ठीक है, और सौदेबाजी वाला संघ ग्रैनविल ऑस्टिन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है, किसकी, सहभागी लोकतंत्र। तो पहले सहभागी का मतलब जानते हैं क्या होता है। सहभागी का मतलब सबका साथ। ठीक है, और सबके साथ के लिए आपको केंद्रीकरण से
किस दिशा में चलना होता है? विकेंद्रीकरण की तरफ। अगर सारी शक्ति का केंद्र किसी एक ही हाथ में होगा तो सबका विकास कैसे हो पाएगा? तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? तो परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण और उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। तो शक्तियों का केंद्रीकरण। तो शक्तियों का केंद्रीकरण से तात्पर्य है कि जब किसी संस्था या सरकार के पास या किसी व्यक्ति विशेष के पास सारी की सारी शक्तियां हों तो वो उन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है, उनका केंद्रीकरण करके अपनी तानाशाही चला सकता है। इसलिए सहभागी लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें जनता का सहभाग हो, सहभागिता हो, ठीक है। उसके लिए क्या हो? आपकी शक्तियों को थोड़ा थोड़ा निचले स्तर तक पहुंचाना होगा। इसीलिए क्या बोला? पंचायती व्यवस्था इसी का एक उदाहरण है। तो जिसमें निचले तबके का भी योगदान हो, सहभागी हो, तो क्या शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। पूछ रहा कौन सी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस देश के राज्य की प्रमुख प्रतिकीर्ति है? प्रतिकीर्ति मतलब वहाँ से हमने ये मॉडल लिया है, अर्थात एक तरह से कॉपी जैसा कह लो, ठीक है। तो देखो, भारत में आप देखोगे तो राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख। और ये क्या होता है? वास्तविक प्रमुख, अर्थात शक्ति का वास्तविक केंद्र। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। अब इसको समझने की कोशिश करो। अब चलते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या होता है? सम्राट होता है, और क्योंकि वहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली है इसलिए वहाँ पर क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। अब क्योंकि हम क्या हुआ, हम पे अंग्रेजों का अधिकार था, शासन, हमारी जो शासन व्यवस्था थी वो अंग्रेजों की एक तरह से क्या थी? गुलाम थी। हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, अगर मैं वैसी भाषा में कहूँ तो। अब क्योंकि हम पर क्या है, हमारे संविधान पर ज़्यादा प्रभाव, हमारी शासन व्यवस्था पर ज़्यादा प्रभाव कहाँ का है? ब्रिटेन का है। इसलिए अगर ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है तो भारत में भी आपको संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है। हालांकि क्योंकि हम ब्रिटेन के शासन व्यवस्था के अंतर्गत 200 साल तक रहे हैं तो हमने हमारी एक मजबूरी और हमने चॉइस के रूप में भी सुना था, क्योंकि हम उस शासन के क्या हो गए थे, उसमें हमें अनुभव हो गया था। अगर हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाते तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती, पर हम अंग्रेजों के साथ एक लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं तो हमें ये प्रणाली वैसे वास्तविक रूप से भी ज़्यादा सहज महसूस हुई। अब देखो, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ कार्य ब्रिटेन में सम्राट के हैं उसी प्रकार से भारत में क्या है, तो अब क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली दोनों में है, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आपको एक प्रधानमंत्री दिखता है, दूसरा राष्ट्रपति दिखता है। अब जो राष्ट्रपति भारत में है तो ये कैसा है? ये चुनकर आता है। चुनकर क्यों आता है? क्योंकि भारत में गणतंत्रीय शासन प्रणाली है, गणतंत्र है, ठीक है, गणतंत्र है। इसका मतलब क्या है? और यहाँ पे क्या है? वंशानुगत शासन प्रणाली, अर्थात यहाँ पर वंशानुगत के शासन क्या होता है कि अगर किसी एक परिवार का कोई एक बार बन गया तो वंशानुगत के शासन के अंतर्गत वहीं से वो फिर बनता आता है। तो सम्राट क्या है? यहाँ पर वंश के अंतर्गत वंशानुगत है, और यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति चुनकर आता है। तो इसलिए हमने पद तो लिया पर पद का नाम चेंज करके क्या कर दिया? राष्ट्रपति कर दिया, क्योंकि वो हमारा क्या है? राष्ट्रपति चुनकर आता है। और वास्तविक रूप से जनता द्वारा कौन चुनकर आता है? जिस प्रकार वहाँ प्रधानमंत्री चुनकर आता है इसी प्रकार यहाँ पर हमारा भी प्रधानमंत्री चुनकर आता है। जिस प्रकार वहाँ वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में है उसी प्रकार से भारत में भी वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है? तो भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में। तो आप देखोगे सिमिलरिटी किसके नज़दीक है हमारी? तो ब्रिटेन के नज़दीक है। तो 33 का क्या हो जाएगा? डी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये बात क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 300 का
की अंतर्गत अब संपत्ति के अधिकार को कैसा अधिकार बना दिया है, तो विधिक या कानूनी अधिकार। ठीक है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है, राज्यसभा वित्तीय बिल को रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक को नहीं रोक सकती, धन विधेयक को नहीं रोक सकती। ठीक है, तो आप समझ गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, तो यहीं से आपको गलत पता लग जाता है। संसद दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जाता है, ये भी गलत है, तो ये दोनों गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, ठीक है, लेकिन जब किसी देश की शासन व्यवस्था का विकास करना होता है तो उसकी प्राथमिक शर्त होती है उसकी सरकार को जमीन चाहिए। जब आपका संपत्ति का अधिकार कानून मतलब मौलिक अधिकार था, तो लोग क्या करते थे, अपनी जमीन न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते, तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आते थे। इससे क्या होता है, देश का विकास नहीं हो पाता था। तो सरकार ने मजबूरन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कैसा बना दिया था, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार का मतलब है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हो, लेकिन सरकार क्या करेगी, आपको डबल मुआवजा देके किसी भी तरह से आपकी जमीन ले लेती है, तो अब आपका वो मौलिक अधिकार नहीं है। आपको अब जमीन पर उतने मजबूती से अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता जितना मौलिक अधिकारों के अंतर प्राप्त था। ठीक है, तो अब सिर्फ और सिर्फ कानूनी अधिकार रह गया है वो। और राज्यसभा क्या होती है, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किए जाते हैं, उसको पारित करने की वास्तविक शक्ति भी लोकसभा के पास ही होती है। जब धन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है तो उसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा के पास सिर्फ उसे 14 दिन तक रोकने की शक्ति है, और इस दौरान वो चाहे तो उसे कुछ संशोधनों के साथ संशोधन प्रस्तावित करके लौटा सकती है। संशोधन जो राज्यसभा ने प्रस्तावित दिए हैं उनको मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर मतलब लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। राज्यसभा के पास सिर्फ इतनी ही शक्ति है धन विधेयक को लेकर कि वो 14 दिन तक उसे रोक सकती है। अगर वो 14 दिन बाद उसको वापस नहीं करती लोकसभा को, तो वो विधेयक क्या होता है, स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। और लोकसभा चाहे तो राज्यसभा द्वारा दी गई सिफारिशों को मान सकती है, और नहीं चाहे तो नहीं मान सकती। लेकिन धन विधेयक से अलग होता है वित्तीय विधेयक। तो वित्तीय विधेयक के पास राज्यसभा के पास वैसी ही शक्तियां हैं जैसी कि लोकसभा के पास हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ही समान प्रक्रिया से किए जाते हैं, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। एक समान प्रक्रिया से, इसमें आएगा रिमूवल। ठीक है, हटाए जाते हैं, अपॉइंट नहीं, रिमूवल। ठीक है, एक समान प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कौन कौन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। इसको ऑप्शन में जाने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, ठीक है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा किसको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। ठीक है, तो देखिए किस किस को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ये सही है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, इसको भी सही है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो 1, 2 और 5, 1, 2, 5 कहाँ है, तो 35 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद में जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है, सेम उसी प्रक्रिया से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। उस प्रक्रिया के अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नहीं हटाया जा सकता। तो उनको हटाने के लिए उन्हें वही प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए करना पड़ता है। तो 35 का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 36, मतदान का अधिकार उल्लेख हमारे संविधान के किस अध्याय से संबंधित है। तो देखिए मतदान का अधिकार, तो जैसे निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग का प्रावधान मैंने बताया संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक है। तो इन्हीं में क्या है कि मतदान का अधिकार है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? तो मतदान का अधिकार तो निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, तो मतदान का अधिकार किससे? निर्वाचन से। 36 का डी। क्वेश्चन नंबर 37, फिर भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? एक तरफ लिखते हैं भारत और दूसरी तरफ लिखते हैं अमेरिका। तो पहले समानता, क्योंकि समानता पे जा रहा है, समानता ही देखते हैं पहले। तो समानता का मतलब देखो, भारत में भी क्या है? संघीय व्यवस्था है। यहाँ पे भी क्या है? संघीय व्यवस्था है। कभी पूछने लग जाए आपसे तो इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पे क्या है? जुडिशली रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, तो यही क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन यहाँ भी है। न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ भी है। ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे तो राष्ट्रपति को वीटो पावर यहाँ भी है, तो यहाँ भी है। फिर इसी तरह से देखोगे, फोर्थ में देखोगे आप, तो जो राष्ट्रपति होता है वो यहाँ भी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। तीनों सेनाओं से मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसी तरह से राष्ट्रपति अमेरिका में भी तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। राष्ट्रपति अमेरिका में भी तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। सेनाओं का कमांडर। ठीक है, तो ये क्या है? विशेषता है जो भारत और अमेरिका में क्या है? कॉमन है। जैसे भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था है तो वहाँ भी है। इसी तरह से जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है वो वहाँ भी है, क्योंकि हमने वहीं से ली है। राष्ट्रपति की वीटो पावर, भारत में राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियाँ दी जाती हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मानो संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति के लिए पहुंचा जाता है तो राष्ट्रपति के पास कुछ खास शक्ति है। वो खास शक्ति है कि वो उन विधेयकों को अपने पास रोक सकता है, और कितने समय तक रोक सकता है ऐसे संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो उसके पास एक खास शक्ति है कि वो अपनी अनुमति न देने के लिए उस जो संसद द्वारा पारित विधेयक है उसे अपने पास अनंत काल के लिए रोक के रखे। फिर राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का कमांडर होता है। अच्छा, उनको कमांड करता है। इसी तरह से राष्ट्रपति भी करता है। कहाँ पर? अमेरिका में। तो कह रहा कौन सी विशेषताएं हैं जो समान हैं? तो देखो, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो, अवशेष शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। तो अब देखो अंतर देख लो, अंतर भी यहीं की यहीं है। जैसे क्या होता है अंतर के अंतर्गत? तो जो अवशेष शक्तियां होती हैं, जैसे 3 सूची होती हैं, समवर्ती सूची, आप देखो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के अंतर्गत कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य बनाता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत देखोगे तो दोनों ही कानून बनाते हैं, केंद्र भी बना लेता है और राज्य भी बना लेता है। लेकिन जब कुछ ऐसे विषय जो केंद्र में भी नहीं है, राज्य की सूची में भी नहीं है और समवर्ती सूची में नहीं, उनको कहाँ डाल दिया जाता है? अवशिष्ट विषय में। तो अवशिष्ट विषय में जब कोई विषय डाल दिया, अवशिष्ट सूची में अगर कोई विषय पड़ा है तो उस पर अधिकार है कानून बनाने का भारत में। तो मतलब भारत के अंतर्गत किसको है? तो केंद्र सरकार को है। लेकिन अमेरिका के अंतर्गत किसको है? तो राज्य को। यहाँ कह रहा है केंद्र के पास है, तो किसके पास? ये कहाँ की बात कर रहा है? भारत में। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं। तो जैसे भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, वैसे ही अमेरिका में किसके पास हैं? तो राज्यों के पास हैं। तो यूएसए की बात कर रहा है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। तो ये किसकी बात कर रहा है? दोनों की समान व्यवस्था है। मतलब उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो मनोनीत सदस्य कहाँ होते हैं? भारत में, जबकि वहाँ नहीं होते। ठीक है, तो ये एक क्या है? दोनों में डिफरेंस है। तो आपके पास 4 विशेषताएं ऐसी हैं जो अमेरिका और भारत में कॉमन हैं, और कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो अमेरिका और भारत में कॉमन नहीं हैं। जैसे
अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में केंद्र के पास हैं, जबकि अमेरिका में राज्यों के पास हैं। इसी प्रकार से जो उच्च सदन में, जैसे भारत के उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा है। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। वहीं पे आप जाओगे विशेषताओं के अंतर्गत, जिस प्रकार से भारत में क्या संघीय शासन व्यवस्था है वहाँ भी है। इसी प्रकार से न्यायिक पुनरावृत्ति शक्ति जो भारत में न्यायालय को प्राप्त है, वो अमेरिका के न्यायालय को भी प्राप्त है। राष्ट्रपति की वीटो पावर जो भारत को है वहाँ भी है। और राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जिस प्रकार से भारत में होता है उसी प्रकार से अमेरिका में भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बात सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा नहीं मिलेगी, नहीं, ये गलत है। ठीक है, अगर आप देश की अखंडता को तोड़ने की बात करते हो, देश से अलग होने की बात करते हो, तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। अब क्या कह रहा है, अलग होने का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 1 को पढ़ो यहाँ पर। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होने से तात्पर्य है कि भारत राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है, भारत में पहले से ही राज्य विद्यमान थे। ठीक है, तो इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ था कि सारे राज्यों को भारत के अंतर्गत लाया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सहमति का परिणाम है। इसलिए भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। वहीं पे आप जाओगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, अमेरिका के पास जाओगे, अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे क्या है, राज्य मतलब जो अमेरिका है वो उस राज्यों की सहमति का परिणाम है। क्यों? अमेरिका कभी कोई देश नहीं रहा है। जो वहाँ पर 13 राज्य थे, उन्होंने मिलकर क्या किया था, एक देश बनाया था। इसलिए अमेरिका को देखो, शब्द पे जाओ, क्या बोला जाता है उसके नाम पर, यूएसए, अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब संयुक्त राज्य। संयुक्त राज्य अर्थात कुछ राज्य संयुक्त हुए, आपस में मिले और एक देश बनाया जिसका नाम रखा था ए, मतलब अमेरिका। तो वहाँ पे क्या है, राज्यों को अलग होने का अधिकार था, पर अब वहाँ पे भी राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे न्यायालय ने क्या किया, संसद वो संविधान में संशोधन कर दिया। और वैसे भी कोई भी राज्य अमेरिका जैसे देश से अलग होना नहीं चाहता है। ठीक है, सुपर पावर है वो, इकोनॉमिकली भी और डिफेंसिव में भी, हर चीज़ से। तो 30 टेक्नोलॉजिकल भी। 39, क्वेश्चन नंबर 39, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम में बताया 1878 को। तो ए का बी किधर में, ए का दूसरा कहाँ पर है, तो ए का दूसरा ए में है और डी में है। इसका मतलब अब देखोगे आंसर हमारा क्या होगा, ए और डी में से कोई एक होगा। ठीक है, अब कह रहा भारतीय पद अधिनियम, तो भारतीय ए अधिनियम कौन सा, 1876 में। तो बी का कौन सा होगा, पहला, तो बी का पहला कहाँ पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। 39 का आंसर क्या हो जाएगा डी। इसी तरह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। कभी आपसे पूछे कि भारतीय शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1878 को। फिर शाही पद अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1876 को। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 को, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 को पारित हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, क्या निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, तो मैंने आपको बताया था केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में किसकी, संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी, संथानम समिति। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 को। अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, ये भी 1990 में। राष्ट्रीय विकास परिषद, तो देखो ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1952 को। ठीक है, इसकी एक विशेषता क्या है कि इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं पदेन अध्यक्ष, वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और किसके अध्यक्ष होते हैं पदेन, तो नीति आयोग के भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखोगे तो आपके सामने आंसर क्या हो जाएगा 40 का डी। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारी पॉलिटी का क्या होता है, समापन होता है। पॉलिटी के जितने भी जरूरी प्रश्न थे मैंने आपको सारे के सारे करा दिए हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं करा दिए हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, जब क्लास करो तो पॉलिटी की थ्योरी लेकर आऊँ या
अभी ज्योग्राफी के PYQ करने देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ज्योग्राफी की जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें भी 7 से 8 या 8-9 क्लासेज बची होंगी, 6-7 जो भी हो पाए, हम इंडियन ज्योग्राफी को भी ख़त्म कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है। और आप इसको अच्छे से पढ़िए। पॉलिटी के सारे जितने भी जरूरी क्वेश्चन हैं UPPCS UPSC तक के, वो सारे के सारे मैंने करा दिए हैं। आप इनको करने के पश्चात निश्चिंत रूप से ही एक सहजता, एक कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, क्योंकि प्रश्न कोई आसान ऐसे ही उठा के नहीं रख लिए, बड़ी मेहनत लगी इन प्रश्नों को इकट्ठा करने में, ठीक है, और उनका समाधान करने में। सॉल्यूशन भी देख रहे हो मैंने काफ़ी गहराई से कराया है, तो आप सॉल्यूशन को भी पढ़िए, क्वेश्चंस को भी करिए, और आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे। पॉलिटी आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। साथ में करने के साथ आपके पास जितने भी PYQ रखे हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स के, और सभी को करिए, आपको सहजता महसूस होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी नए सब्जेक्ट के साथ, या ज्योग्राफी को पूरा कराने के देखते हैं, जो भी हो पाएगा आपके सामने आ जाएंगी क्लासें। और मैंने अभी जेवर एयरपोर्ट पर जो 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है, आप उसे जाकर देखिए, बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है। करंट अफेयर्स की वीडियो भी अब साथ साथ चलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, धन्यवाद।